सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा, योग विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय से। आज आहार के विषय पे चर्चा करने के लिए हमें आमंत्रित किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश आयुष विभाग का आभारी हूँ, जिन्होंने इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए हमें अवसर दिया। आज हम एक ऐसे सामान्य आहार की रूपरेखा के बारे में आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, जो योग अभ्यास के भी अनुकूल हो, इम्यूनिटी संरक्षण के भी अनुकूल हो, उचित ग्रोथ के लिए भी अनुकूल हो, टूट फूट की मरम्मत के लिए भी अनुकूल हो। आप लोग जानते हैं कि जब बचपन से जब से हम प्रथम सांस पृथ्वी पर लेते हैं तो हमारा लगातार पोषण आहार के द्वारा होता है। हमारा बर्थ के समय वजन लगभग 7-8 पाउंड होता है और वही बालक विकसित होकर के एक प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में लगभग 70-80 किलो का व्यक्ति बन जाता है। कभी क्या हम लोगों ने इस बात को सोचने का प्रयास किया कि ये घटना कैसे संभव होती है? इस घटना को पूरा करने के लिए, इस घटना को घटित करने के लिए हमारा पाचन तंत्र रिस्पॉन्सिबल है। पाचन तंत्र के द्वारा जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, उन भोजनों से हमारे शरीर के अवयवों की पुष्टि होती है, वृद्धि होती है और टूट फूट की मरम्मत होती है। हमारे दैनिक आहार में सामान्यतया मोटे अनाज, कंदमूल यानी रूट एंड ट्यूबर्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ऑयल सीड्स, नट्स, गुड़ और शक्कर, दालें इत्यादि सम्मिलित हैं। इसके साथ ही साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध के उत्पाद सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार के आहारों से हम विभिन्न प्रकार की आहार रेसिपी बना करके उसको हम अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करते हैं। जो भोजन हम खाते हैं, इनमें अगर हम पोषकीय मान के हिसाब से देखें, इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, रफेज और वाटर की उपलब्धता होती है। इन खाद्यान्नों से ही हमारे शरीर का संरक्षण होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर हम यौगिक आहार की बात करें तो योग में आहार के बारे में चर्चा करते समय बात की जाती है सत, रज और तम गुण से युक्त आहार की। ऐसा आहार जो सात्विक गुणों से भरपूर हो वो सात्विक आहार कहलाता है। राजसिक गुणों से भरपूर आहार राजसिक कहलाता है और तामसिक गुणों से भरपूर आहार तामसिक आहार कहलाता है। राजसिक आहार का अभिप्राय सिर्फ अच्छे आहार से ही नहीं है, अपितु ऐसे आहार से है जो नॉन स्टिमुलेंट हों, जो उत्तेजना उत्पन्न करते ना हों। वो चाहे थर्मल मीन्स में हो, चाहे केमिकल मीन्स में हो और चाहे अपने कंपोजिशन की दृष्टिकोण से हो। साथ ही साथ सात्विक आहार के बारे में दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये सोचने की है कि सात्विक आहार ऐसे आहार को कहेंगे जिनको प्राप्त करने में हमें किसी प्रकार से किसी अवैध युक्ति का आश्रय न लेना पड़ा। उदाहरणार्थ, इंजेक्शन लगा के दूध निकालना, खाद्यान्न सामग्री कहीं छीन के लाना, गलत तरीके से प्राप्त करना। वो सात्विक हो सकता है, उनका कंपोजिशन सात्विक हो, लेकिन उनका प्राप्त करने का अगर तरीका सात्विक नहीं तो भी सात्विक प्रभाव नहीं देंगे। ऐसे राजसिक आहार ऐसे आहार होते हैं जो हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। और ऐसे ही अगर हम तामसिक आहार की बात करें तो तामसिक आहार ऐसे होते हैं जो रखे हों, बासी हों, सड़े गले हों, दुर्गंध युक्त हों। तो इस तरह से सात्विक, राजसिक, तामसिक आहारों में योग आहार के रूप में सात्विक आहार की चर्चा की गई है। सात्विक आहार खाने से योग के सारे चरण, चाहे वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी अवस्थाएं समुन्नत होती हैं और इनका समुचित विकास होता है। अब प्राकृतिक चिकित्सा दृष्टिकोण से अगर आहार की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से आहार का अभिप्राय है ऐसा आहार जो हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक गुणों को उत्पन्न करे और स्वयं भी प्राकृतिक गुणों से युक्त हो। साथ ही हम जानते हैं कि प्रकृति ने जो कुछ भी उत्पन्न किया है उनको स्वस्थ उत्पन्न किया है, समुन्नत उत्पन्न किया है। तो इन स्वस्थ और समुन्नत उत्पादों को बिना उनकी
उनमें कंपोजिशन का परिवर्तन किए अगर उनका उपयोग करते हैं तो वो प्राकृतिक चिकित्सकीय दृष्टिकोण से उचित माने जाएंगे। अब यहाँ पर क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और किस प्रकार से खाना है, ये इसकी चर्चा भी साथ साथ में करनी आवश्यक है। प्राकृतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जो भी चीजें प्रकृति ने हमारे लिए उत्पन्न की हैं वह सब चीजें हम खा सकते हैं, लेकिन उनमें अगर हम कोई कंपोजिशनल चेंजेस ना करें तो मतलब ये है कि प्रकृति ने जो अपक्वाहार यानी ऐसी खाने की चीजें जिनको हम कच्ची अवस्था में खा सकते हैं, जैसे सलाद, सीजनल फ्रूट्स, अंकुरित अनाज, इनको अपनी क्षमता अनुसार अपने खाने का प्रमुख खाद्यान्न बनाना चाहिए। ऐसे आहार जिनको प्रिपेयर करने में, बनाने में हमें अग्नि क्रिया करनी पड़ती है, पकाना पड़ता है, ऐसे आहार की जीवंतता कम होती है, पोषकीय मान कम होता है। आजकल हमारे दैनिक जीवन में कच्चे आहार का प्रचलन लगभग ना के बराबर है, तो हमें अपने दैनिक चर्या में जहां तक हो सके कच्चे आहार को जोड़ना है और पके हुए आहार को यानी बनाए गए आहार को कम करने का प्रयास करना है। साथ ही साथ ऐसे आहार जो हमारी पोषकीय क्षमता को बढ़ा सकते हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे आहार जिनके कॉम्बिनेशन से हमारी पोषकीय वैल्यू बढ़ सकती है, यानी भोजन के साथ किसके साथ क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए, इसका ध्यान भी रखना है। आप जानते हैं कि कोई भी चीज किसके साथ खाई जाए तो उसके रासायनिक गुणों में और उसके चिकित्सीय गुणों में परिवर्तन आता है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसबगोल भूसी सब जानते हैं कि इसबगोल भूसी को गर्म पानी के साथ उपयोग करने से दस्तावर हो जाता है और कोष्ठ शुद्धि का काम करता है, कब्जियत दूर होती है। इसी इसबगोल की भूसी को अगर हम दही के साथ प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे पेट लूज मोशन को रोकने के लिए उपयोग की जाती है। तो अनुपान बदलने से या प्रयोग की सामग्री बदलने से उसका प्रभाव पूर्णतया बदल जाता है। तो मेरी यहाँ पर आपसे अपील होगी कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपने शरीर के सभी गुणों को विकसित करने के लिए, उत्तम प्रकार की ग्रोथ के लिए आपको अपक्वाहार का आश्रय लेना चाहिए और अपने खाने में अधिक से अधिक मात्रा में अपक्वाहार को बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, कब खाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आपको प्राकृतिक भूख लगे तभी आपको भोजन करना चाहिए। जब तक प्राकृतिक भूख ना लगे, अंदर से खाने के लिए क्रेविंग ना पैदा हो, तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। सामान्यतः हम खाना है इसलिए खा लेते हैं, इस समय खाना इसलिए खा लेते हैं, चाहे भूख लगी हो चाहे न लगी हो, वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। तीसरी बात है कैसे खाना चाहिए। सामान्यतः खाना खाने में बहुत ही सुकून से पर्याप्त समय में चबा चबा कर खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल हम खाने में हरी, वरी एंड करी 3 चीजों पे विशेष ध्यान देते हैं, यानी चटपटा खाना, जल्दबाजी में खाना और किसी भी मानसिक स्थिति में खा लेना। तो खाते समय आपकी मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, मन शांत एवं प्रसन्न होना चाहिए, खाना खूब चबा चबा करके खाना चाहिए और एक कौर को कम से कम 10 से 15 बार च्यू करके, चबा करके कभी हमें निकलना चाहिए। एक एग्जाम्पल या एक मजाक की बात आपके सामने रखूंगा कि एक नेचुरोपैथी में कहावत है, मनुष्य अपने दांतों से अपनी कबर फूंकता है। कैसे? दांत आपको केवल हंसते समय दिखाने के लिए नहीं दिए गए हैं, दांत इसलिए दिए गए हैं कि इनका फूड को प्रोसेस करने में प्रयोग हो। अगर खाने को बिना प्रोसेस किए आप ऐसे निकल जाते हैं तो दांतों का काम हाथों को करना पड़ेगा। हम सबको मालूम है जो खाना हम खाते हैं लगभग 4 घंटे वो हमारे स्टमक में रहता है, उसमें चर्निंग प्रोसेस होती है। इस क्रिया के बाद लुगदी जैसा भोजन बन जाता है जिसको काइल कहते हैं। ये काइल स्टमक से अपनी अवस्था प्राप्त करने के बाद ही ड्यूडेनम की तरफ भेजा जा सकता है। अगर आपने दांतों से चबाया होता तो स्टमक 4 घंटे में अपना कार्य कर लेता और उसको नीचे भेज देता प्रोसेस होने के लिए छोटी आंत और बड़ी आंत की तरफ। लेकिन हमने ठीक से चबाया नहीं तो स्टमक को इसको 6 घंटे 7 घंटे जब तक उसकी कंसिस्टेंसी काइम के लायक नहीं बनेगी तब तक नीचे जाने की अनुमति नहीं देता है। तो अगर हम बिना चबाए खाना खाते हैं तो हमारी आंतों को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही सिद्ध होती है कि मनुष्य अपने दांतों से अपनी कब्र फूंकता है।
दूसरी चर्चा करी जाए कि कहाँ खाना चाहिए। खाना ऐसे स्थान पर खाना चाहिए जहाँ चारों तरफ सात्विक स्थान हो, शोरगुल ना हो रहा हो, ध्यान को बटाने वाली घटनाएं ना हो रही। ज़्यादातर हम लोगों की खाने की आदत बन गई है कि टीवी ऑन करके न्यूज़ देखते समय या सीरियल देखते समय खाना खाते हैं। खाना खाते समय खाने को पचाने के लिए हमारे इमोशंस का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर दृश्य देखते हुए हमारे इमोशनल चेंजेस होते हैं तो पाचन रसों का श्रवण प्रभावित होता है और खाने की पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में खाना चाहिए जहाँ पर हमारा मन शांत हो और मन को उद्वेलित करने वाले दृश्य सामने उपस्थित ना हो। कितना खाना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सामान्यतया स्वादिष्ट भोजन होता है तो अपनी रुचि से ज़्यादा खा लेते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा खा लेते हैं और खाने के बाद हमारे सिस्टम पे उसका लोड बढ़ जाता है और सिस्टम उस चीज़ को प्रोसेस करने में ज़्यादा समय लेता है। तो खाना खाते खाते आपने गौर किया होगा तो एक हल्की सी डकार आती है। जब पहली डकार आए तो संभव हो तो खाना इसी समय बंद कर देना चाहिए, नहीं उसके कुछ अंतराल पे दूसरी डकार आती है तब अवश्य बंद कर देना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा और योग तथा अन्य भारतीय विद्याओं में कहा गया है पूरे स्टोमक का आधा हिस्सा भोजन से, आधा हिस्सा 1/4 हिस्सा पानी से और 1/4 हिस्सा हमें छोड़ देना चाहिए, जिससे वहाँ का वायु का संचार आसानी से होता है। तो ये खाने के बारे में ये बात हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और जो देखने वाली हमारे भारतीय कंपोजिशन में जो खाने की व्यवस्था है, फूड कंपोजिशन में लगभग 60 से 70% का हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, 20 से 30% प्रोटीन होता है और 10 से 20% फैट होता है। यही हमारे ऊर्जा प्रदान करने वाले आहार हैं। बाकी मिनरल और विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, केवल हमें रासायनिक प्रक्रियाओं के संचालित होने के लिए सहायता मिलती है। तो ये कंपोजिशन हमारे खाने का सामान्यता रहता है। इस प्रोपोर्शन पे भी ध्यान देना चाहिए कि इनसे हमारा समुचित विकास होता है। जवान और पेट में एक दूसरे के पूरक होते हुए भी काफी शत्रुता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुना करके अपनी बात पूरी करूंगा। एक बार ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि को क्रिएट किया, रचा, तो उन्होंने एक स्त्री और एक पुरुष को बना करके और पृथ्वी पर भेज दिया कि जा करके आप अपना जीवन यापन को। कोई दूसरा था नहीं, जीवन का कोई संकट था नहीं, कमाने की कोई चिंता था नहीं। तो स्त्री सुबह जल्दी उठ करके अपना भोजन इत्यादि भिन्न भिन्न के तरह के पकवान बनाती और श्रीमान पुरुष 7 साढ़े 7 बजे उठते, स्नान इत्यादि करने के बाद उठते ही भोजन करते और टहलने जाते, वहां पर भी फल खाते, आगे फिर सो जाते। ये प्रक्रिया उनकी चलती है। तो इस प्रोसेस में पुरुष खा खा के धीरे धीरे मोटा होता गया और स्त्री काम करते करते उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखते दुबली होती गई। ब्रह्मा जी को एक दिन याद आया कि जो मैंने दोनों को क्रिएट किया था, रचित किया था, उनकी क्या स्थिति है, चल के देखा जाए। सृष्टि के क्रम को कुछ आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। उन्होंने आकर के देखा तो स्थिति देखकर उनकी बड़ी चिंता हुई। दोनों से पूछने पर स्त्री ने अपनी बात बताई कि मेरी दुर्गति हो गई है और ये खा खा के मोटे होते जा रहे हैं और किसी प्रकार से मुझे सहयोग नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उसी समय स्त्री को जबान बना दिया और उस पुरुष को स्टमक बना दिया। अब जबान अपने स्वाद के अनुसार खाती है, चाहे वो पेट के लिए उपयुक्त है चाहे उपयुक्त नहीं है। अपने स्वाद के लिए निरंतर वो पेट के लिए कष्ट उत्पन्न करती रहती है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए और अपनी क्षमताओं को तीव्रतम विकसित करने के लिए जबान और पेट में कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा और पेट के अनुरूप जबान को संयमित करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हमारी सारी प्रकार की क्षमताओं का समुचित विकास होगा। संक्षेप में आज मैं इतनी बात आपके सामने रखना चाहता था। आपको सबको अब मेरी बात पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद और साथ ही साथ आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के प्रति कृतज्ञता, जिन्होंने सामान्य तरह से अपनी बात ये रखने में मदद करी। थैंक यू वेरी मच।